गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? हाँ भाई, क्या बात है। 5 मिनट वेट करते हैं। तुम इधर आओ पहले। ना ना, बचा लिया मैंने। हाँ, पहले तो तुम ये बताओ। ओके, सिर्फ तुम दोनों ही हो क्लास में, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बुलाओ सबको। ऐसे 11:35 से क्लास है, तो अभी उनके पास 10 मिनट है। हम्म। क्या बात है। गुड मॉर्निंग दिव्या। क्या बन सकता है ये आगे जाके? हट। हाँ, राइट। हम लोग बचपन में ये वाली ड्राइंग ही बनाते थे, केवल। जल्दी आओ, शुरू करें क्लास। अभी भी यही बनाते हो? मेरा फेवरेट ड्राइंग था। यहाँ पर एक लैंड बना दो, उसके ऊपर हट हट कर निकलने का रास्ता, इधर ऐसे पेड़ बना दो, और इधर चिड़िया उड़ रही है, एक सन हो गया।
कोई भी ड्राइंग का एग्जामिनेशन हो यही बनता था। यहाँ कोई पेंटर भी है क्या? हाँ, तनु मैम गई। आपको बहुत लेट पता चला, बट शी लेफ्ट। कोई बात नहीं, होता है होता है। छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ओके, तुमने ताजमहल भी बनाया है? वो वाली ड्राइंग की फोटो मुझे जरूर भेजना। मैं देखो ताजमहल कैसे बनाते हैं। एनीवन फॉन्ड ऑफ ड्राइंग हियर? जो ड्राइंग करना पसंद है? हाँ ठीक है। क्राफ्ट एंड ऑल मतलब क्राफ्टिंग इज लाइक डिजाइनिंग द थिंग्स ना, कि छोटे 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 चीजों से आप कुछ को क्राफ्ट कर रहे हैं। ड्राइंग इज लाइक कि ऐसे पेंसिल से कुछ बनाना। अच्छा, अंजलि को भी ड्राइंग पसंद है, क्या बात है। वेरी गुड। हॉबीज क्या है आप लोग, या जो तुम्हारी हॉबीज क्या है? मुझे तो आज तक ये नहीं पता, इतने दिन हो गए तुम्हें जाने हुए। टाइम वेस्ट करना। इससे बेटर स्लीपिंग अपनी हॉबी बना लेते, सोते भी नहीं हो, टाइम कैसे वेस्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो क्रिकेट लिखा है ना, इसमें भी फर्क है, वॉचिंग क्रिकेट और प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट, ओके। नॉवेल्स कौन से पढ़ते हो? भगत सिंह के नॉवेल्स? ये तो फिर झूठी बात हो गई ना। ये तो झूठी बात हो गई, भगत सिंह के नॉवेल्स। क्या बात है। ओह वाओ, सो नाइस। बहुत प्रिटी है। ये देखो, अंजलि की पेंटिंग। नाइस ना? या, क्वाइट गुड। तुम्हें क्यों भेजेगी वो, तुम्हारा नंबर नहीं है उसके पास। चलो, आज मतलब काइंड ऑफ अ फाइनल क्लास फॉर क्लोज टेस्ट है ना। मैं एक बार वो कर दूं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, ध्रुव तुम दिखा लेना। ठीक है, खुश हो लो तुम, बस परेशान मत रहो। Anyways, today is the kind of a final class for close test and since हमने दो already close test solve कर चुके हैं, लेकिन अभी आपको पता है बैंकिंग पैटर्न पे दो और टाइप ऑफ close test बचा हुआ है जो बाकी बच्चों ने कहीं मतलब solve कर रखा होगा।
और न्यू स्टूडेंट्स ने सॉल्व नहीं किया होगा, तो वी विल डू इट, बट वी विल डू इट लेटर ऑन, है ना। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू विद एसएससी सीजीएल बेस्ड क्लोज टेस्ट। जो सीजीएल में क्लोज टेस्ट आते हैं ना, वो पैटर्न ऑफ क्लोज टेस्ट आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए हमने 2 क्लोज टेस्ट ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, एंड एसएससी वालों को भी पता होना चाहिए कि उनके एग्जामिनेशन में क्लोज टेस्ट किस पैटर्न के आते हैं। क्लोज टेस्ट इज क्लोज टेस्ट, प्रैक्टिस विल बी वैल्यूएबल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, बट हाँ पैटर्न बहुत मैटर करता है। जैसे कि जब आप बैंकिंग एस्पायरेंट्स की बात करते हो ना, तो 5, 10, 15 मार्क्स के क्लोज टेस्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप 5 के तो खैर नहीं ही आते बैंकिंग में, 10 और 15 के ही आते हैं। लेकिन अगर आप जब एसएससी की बात करते हो ना, तो एसएससी में ना आपके 5 मार्क्स क्लोज टेस्ट आते हैं प्री में, ठीक है। और मेंस की जब आप बात करोगे ना, तो मेंस में भी जो क्लोज टेस्ट है ना, वो 5 मार्क्स के ही आते हैं, 5 मार्क्स के ही आते हैं, लेकिन क्लोज टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। मतलब एक क्लोज टेस्ट प्री में होता है, तो मेंस पे वही 2, 3, 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ओके। चलो, वेट मैम, वेटिंग क्या हो गया है गंदी, बताओ, 1 सेकेंड बस। हुआ क्या? विशाल तुम लेट क्यों आए? मैंने क्लास 11:30 से थी ना, तो तुम 35 पे आए ना, मैंने क्लास 11:20 पे शुरू कर दी थी। मैम मतलब टाइम से पहले क्यों शुरू कर दिया? वैसे भी मैम पढ़ाया शेड्यूल में 11 लिखा है। वही आई वाज क्लियरिंग इट। मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे डिस्कशन कर रही थी, पढ़ाऊंगी अब। सब ठीक है। गगन जी बोलो, क्या हुआ? हुआ? चलो, तो सबसे पहले मैं पैसेज खोलूंगी, तुम लोग उसको सॉल्व करोगे, फिर मैं उसके हेलो, सॉल्यूशंस बताऊंगी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं फोन में था, तो फोन में चलते चलते आया अपने रूम में और फिर अभी पीसी ऑन करा तभी। कोई बात नहीं, देखो छोटा सा है ना, आराम से पढ़ो, आराम से सॉल्व करो। Passage is easy. It is talking about a human being. Yes or no? Yes? Okay. So, do I need to explain the theme of the passage? I guess it is easy one. Okay. तो फटाफट 1 का आंसर फिल कर लो। ध्रुव का डन हो गया भाई, दिव्या डन, दीपाली डन, ध्रुव केशव, दिव्या, दीपाली, अंजलि, गगन, विशाल। हुआ?
मिरर इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ लेती हूँ। हो गया सेटल डाउन? शार जल्दी करो कमान। तुमने अंजलि जैन की इतनी खूबसूरत सी ड्राइंग मिस कर दी लेट ज्वाइन करके। अब कैसे दिखाएं? लास्ट में दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, the growth of mind and intellect। 1 सेकेंड, ये आप लोग कर नहीं पाओगे, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। इट शुड बी इज। हाँ राइट, अरे मैं करेक्ट कर ही रही थी तब तक तुम्हारा आंसर आ गया। हाँ, इट शुड बी इज। इंटेलिजेंट है, दिमाग है। और वैसे भी इसमें तो मेरे को चाहिए, आज हम लोग 3 क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे, एकदम 15 में 15 लाना, मेरा मन खुश कर देना तुम सब। हैप्पी हैप्पी सब कोई जाएंगे यहाँ से। इतना इजी सा है ना, हम आराम से कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग चारू। चारू तुम लेट हो। पहले बना तो लो। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3। गलत कर दिया। क्या बात है, वेरी गुड। केशव, केशव आर यू इन टच विद अदिति लेखवार? वो आपके बैच में थी ना, अदिति लेखवार। ओके, कुछ नहीं, उन्होंने एसएससी सीएचएसएल का पेपर भरा है ना, तो आई वांटेड हर टू जॉइन द क्लासेस व्हेनेवर आई एम डूइंग these kinds of things. Okay, done. It should be deed. Great. तो पहला क्लोज टेस्ट सबका सॉल्व हो गया। आंसर्स बताओ। ओके, सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, अंजलि बताओ 1 का आंसर क्या मार्क किया आपने?
It is neither the size nor the length of life which makes man better, polite, human. बस हम्बल ही बचा, कोई वो भी बोल दो. Right answer is which makes man human. बेटा यहाँ पर बोल रहा है इट इज नीदर द साइज. यहाँ पे सबसे पहले साइज की बात करी गई है, दूसरी बात लेंथ की करी गई है, और साइज और लेंथ का पोलाइटनेस से, बेटरनेस से, हम्बलनेस से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. मोर ओवर हम जब सेकेंड लाइन भी पढ़ते हैं, द ग्रोथ ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, माइंड और इंटेलेक्ट का ग्रोथ, यहाँ पर बेसिकली वो ह्यूमन बीइंग मतलब एक इंसान को इंसान की तरह बनाने की बात कर रही है. ठीक है. यहाँ पर इंसान को पोलाइट और हम्बल बनाने का पूरे पैसेज में कहीं पर भी बात नहीं करी गई है. सिर्फ यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक इंसान इंसान कैसे बनेगा, समटाइम्स क्या होता है, कैसा होता है, पूरा जो थीम ऑफ पैसेज है वो उस पे डिपेंड करता है. तो इसी वजह से जो पहला होगा उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा. इट इज नीदर द साइज नॉर द लेंथ ऑफ लाइफ व्हिच मेक्स मैन ह्यूमन. ठीक है. नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट इज चारू क्वेश्चन नंबर 2 is usually in proportion to the growth of the human body. बी विशाल बताओ, बोली खराब हो गई. ट्राई. एक बात बताओ मैम, मेरा तो अलग रहा है. अच्छा, द ग्रोथ ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट इज नेवर इन प्रपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी. भाई तुम्हारी बॉडी का जितना ग्रोथ है उतना ही बड़ा तुम्हारा माइंड होता है. मैम अगर हम थिंकिंग एबिलिटी या समझदारी में देखो तो जैसे जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, यानी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा माइंड इंटेलेक्चुअलिटी भी बढ़ती जाती है. बेटा यहाँ पे लेकिन ग्रोथ ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट इज इन प्रपोर्शन की बात करी गई है ना. मैम यहाँ साइज की बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा दूसरा मीन ले गया इसका कि ग्रोथ इन. गलत हो गया ना उसी चक्कर में. इन रफली भी नहीं होगा, यूजुअली भी नहीं होगा, एवर भी नहीं होगा, नेवर होगा. द ग्रोथ ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट इज नेवर इन प्रपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जितने बड़े हो आपका माइंड और इंटेलेक्ट लेवल उतना ग्रो नहीं किया हो. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जितने बड़े हो उससे ज्यादा ग्रो किया हो. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैच्योरिटी लेवल कम हो, ज्यादा हो, बराबर हो. तो वो हम कह रहे हैं कि कभी भी प्रोपोर्शन में नहीं होता, एकदम सिमिलर नहीं होता टू द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इज मतलब वो इज नॉट इन प्रोपोर्शन ही हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अब यहाँ मेजॉरिटी केसेस में तो होता ही है मैम, वो तो नहीं थोड़ा होता ना बेटा, एक्सेप्शन. नहीं होता, मेजॉरिटी केसेस में नहीं होता. ठीक है मैम. ठीक है. तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका नेवर ही होगा. रफली इन प्रोपोर्शन टू या यूजुअली इन प्रोपोर्शन टू नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर यूजुअली था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर यूजुअली था, तो उसके रिस्पेक्ट में वो नहीं होगा. बेटा विशाल इसलिए नहीं होगा विशाल क्योंकि यहाँ पे ना साइज और लेंथ की बात करी गई है. ठीक है. जब आप यहाँ पे ग्रोथ ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट लेवल बात कर रहे हो ना, तो साइज और ग्रोथ के रेस्पेक्ट में वो ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ के इक्वल नहीं होता. ठीक है, प्रोपोर्शन में नहीं होता. हम वो यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है.
नेक्स्ट, द मैन में यहां तो कंप्लीटली मे के रेस्पेक्ट में चली गया, ठीक है। अटेन इज डी, attain is the right answer. The man may attain physically the state of a giant. We will go with option number B, it's attain. ठीक है, attain is the right answer. Now, the man may attain physically the state of a giant, yet he may remain dash a dwarf. Come on, this one is easy. हो सकता है कि वो फिजिकली बहुत बड़ा हो जाए, विशाल हो जाए, है ना, लेकिन उसका जो ए और बी बेटा मोरली और स्पिरिचुअली, यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल पे बात थोड़ी ना हो रही है, यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल पे बात थोड़ी ना हो रही है। तुम लोग कैसी बातें कर रही हो विशाल? तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इट शुड बी इंटेलेक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ ऑफ माइंड और ग्रोथ ऑफ बॉडी को रिलेट किया जा रहा है। प्रपोर्शन में भी ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी और ग्रोथ ऑफ माइंड को रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने गड़बड़ी करी थी, मैंने पूरा जब शुरू में पढ़ लिया था ना तो इसको डैड ही पढ़ लिया था मैंने, तो डैड में उसको उस पे में ले गया कि स्पिरिचुअल वे में डैड हम वर्ड यूज कर सकते हैं ना कि डैड एंड थॉट पे, तो मैं तभी थोड़ा, लेकिन अभी तो हम नेक्स्ट लाइन में आए नहीं ना बेटा, यहाँ पे तो फुल स्टॉप है और हम ये बता रहे हैं कि मैन जो होता है वो फिजिकली कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो इंटेलेक्चुअल लेवल से छोटा हो सकता है, तभी तो हम बोल रहे हैं नेवर इन प्रोपोर्शन, है ना, तो वहां पर इंटेलेक्चुअल ही होगा। ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जो पहला पैसेज है ना ये एसएससी सीजन मेंस का पैसेज है, प्री का नहीं है। Okay, so yet he may remain intellectually a dwarf. The true worth of man, depends upon, is the right answer. Very good. Depends upon his action, deed, and thought. Man is not like a tree, an oak tree. Done? कितने सही हुए? तीन। ये तो सबसे बन गया होगा, लेकिन फिर भी आंसर्स तो बहुत ही गलत हो गए। एक गलत हो गया, बस यही गलत हुआ, फिर तो कोई बात नहीं, सही है। 4 out of 5, 4 out of 5 +3 -2। अगर ये एसएससी सीजल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना तो दिस पैसेज मेंस में नहीं जाते, अगर प्री के तरफ से देखते हैं तो ये पैसेज तुम्हारा 10 नंबर का था, उसमें से तुम लोगों का स्कोर क्या रहा? पहले गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, इट हैपेंस। आई होप हम लोग नेक्स्ट पैसेज में 5 out of 5 लेंगे। नेक्स्ट वाला पैसेज भी छोटा सा ही है और वो मेंस का भी नहीं है, वो प्री का है, तो आई होप हम लोग उसको आराम से कर पाएंगे, ठीक है। रेडी? अब तो सब कोई सेटल डाउन भी हो गए होंगे, अब कोई पंगा नहीं है, चलो आ गया। यहां तक तो इंस्ट्रक्शंस है, यू गाइस कैन रीड आउट द इंस्ट्रक्शंस, ओके। वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। The dash of energy in India are met from both commercial and non-commercial sources. The most dash sources of energy today are coal and natural gas, hydroelectricity and nuclear power. क्या बात है। On the other hand, firewood, cow dung cakes and vegetable waste, etc. dash non-commercial forms of energy. While non-commercial forms of energy dash demand, coal is the dash source of commercial energy in India. Basically, this passage is totally dependent on commercial and non-commercial sources. Okay, start. 1 का E. Sorry.
आंसर्स तो पता ही नहीं, ई तो ऑप्शन ही नहीं है, बच गए। डन 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 डन। गुड। नेक्स्ट। हेलो मैम बोल चारू बोल। मैम इसमें लिखा है ना, द मोस्ट डैश सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल एंड मैम, या तो इम्पोर्टेंट होगा या फिर एक्सपेंसिव, तो मैम ये समझ नहीं आया। महंगे भी हो सकते हैं पर बेटा नेचुरल गैस, कोल, इसके बारे में बात करी जा रही है ना? तो हम उसका एक्सपेंसिव, अभी तो हम लोग एक्चुअली पूरे पैसेज में अगर हम देखें तो अभी हम उसके एक्सपेंस लेवल को नहीं दिखाने की कोशिश हाँ मैम, अगर नेचुरल है तो फिर एक्सपेंसिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि तो नेचुरली मिल रहा है, पर एक्सपेंसिव भी हो सकता है अगर नेचुरल है, तो जरूरी नहीं है। गो अच्छा विद मैम, मैं ये इम्पोर्टेंट। पूछ रहा था कि वाइटल और इम्पोर्टेंट का मीनिंग तो सेम होता है ना मैम, सिनोनियम्स है ना ये दोनों? स्टिल गो विद इम्पोर्टेंट। ठीक मैम, बट वोकैब के हिसाब से तो फिर वाइटल के साथ जाना चाहिए ना, अगर अच्छी वोकैब यूज करो तो। हाँ, I'll give proper explanation of it. पहले सॉल्व कर लो, मैं बताती हूँ। ओके मैम। ठीक है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। इसमें 5 आउट ऑफ 5 आएगा? क्या लगता है? आंसर बताओ। लेट्स सी। चलो, भगवान भरोसे कुछ नहीं होता, सब तुम्हारे भरोसे है। करें? चलो, the dash of energy in India are met from both commercial and non-commercial sources. यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन लोगों ने सोर्सेस मार्क किया है यार, हद ही मचा दी है बेटा।
The sources of energy in India are met from both commercial and non-commercial sources. Sources of energy के requirements of energy in India. Definitely requirement यार. एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो इंडिया में है वो मीट करी जाती है फ्रॉम बोथ कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज. फर्स्ट ही गलत कर दिया. रिक्वायरमेंट्स इज द राइट आंसर, सोर्सेज नहीं होगा यहाँ पे. वेरी गुड. विशाल का आंसर सही है. इस बार किसका आंसर सही है? विशाल का सही है, चारू का सही है, केशव का सही है, और अंजलि ने आंसर चेंज किया नहीं. अंजलि ने आंसर दिया ही नहीं था. हाँ, बी से उसने ए में स्विच किया है. बट हाँ, इन द सेकेंड अटेम्प्ट हर आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटा यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट के साथ ही जाएंगे. सिंपल वर्ड्स यहाँ पर हम प्रेफर करते हैं मोस्टली, एंड यू गाइज आर एब्सोल्युटली करेक्ट. वाइटल का मतलब भी इंपॉर्टेंट ही होता है, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी के सेंस में यूज करते हैं हम वाइटल वर्ड. और यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस को जताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी विल गो विथ इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंटेक्स्ट में सबसे सूटेबल वर्ड है. दैट इज द रीजन वी विल गो विथ इंपॉर्टेंट ओनली. सो द मोस्ट, अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो इंपॉर्टेंट करके हैं, और अगर सेम ये बैंकिंग में आ जाए तो वाइटल. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटे. वाइटल जो वर्ड होता है ना, वाइटल वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी. ठीक है. और इसी वर्ड को ना आप दूसरे टर्म्स में भी यूज कर सकते हो. लाइवली के सेंस में भी आप वाइटल वर्ड को यूज कर सकते हो. फुल ऑफ एनर्जी के भी सेंस में आप वाइटल वर्ड को यूज कर सकते हो. समथिंग विच इज वेरी लाइवली ना, तो हम वहां पे भी वाइटल यूज करते हैं. और इंपॉर्टेंट का मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है. तो जब हम कॉन्टेक्स्ट के रेस्पेक्ट में जाते हैं ना, इट इज डिफाइनिंग ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हम उसके हिसाब से जो सबसे सूटेबल एक्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग विद इट. जैसे कि ना दो वर्ड है, एक वर्ड है मान लो कॉनंड्रम. ठीक है. और कॉनंड्रम को ना हम डिफिकल्ट के सेंस में यूज करते हैं. ठीक है. बट कॉनंड्रम का एक्चुअल मीनिंग कंफ्यूजिंग या पजलिंग होता है. अब अगर कॉनंड्रम के साथ आपका डिफिकल्ट वर्ड आया हुआ है ना, तो वहां पर अगर कॉन्टेक्स्ट में डिफिकल्ट ज्यादा सूटेबल है तो आप कॉनंड्रम के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉनंड्रम का मतलब डिफिकल्ट होता है, बेशक होता है, लेकिन हम उसको यूज ज्यादातर कंफ्यूजिंग या पजलिंग के सेंस में यूज करते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइटल एंड इंपॉर्टेंट हियर. सो इसी वजह से विल गो विथ इंपॉर्टेंट, नॉट विथ वाइटल. ओके. नेक्स्ट. यहाँ पे इंपॉर्टेंट करेक्ट हो गया. नेक्स्ट. The important sources of energy today are coal and natural gas, hydroelectricity and nuclear power. On the other hand, firework, cow dung cakes and vegetable waste, etc. dash non-commercial constitutes is the right answer. Very good. Constitutes non-commercial forms of energy. Very good. 3 का A, 4 का B, 5 का C. 4 का B. क्या बात है. So constitutes non-commercial forms of energy, while non-commercial forms of energy meet demand. Coal is the largest source of commercial energy in India. Correct? कितने सही हुए इस बार? फर्स्ट गलत हो गया बस. 4 4 4 4 4. क्या बात है. विशाल का 5 आउट ऑफ 5, केशव 5 आउट ऑफ 5. वेरी गुड. अंजलि 4 आउट ऑफ 5. वेरी गुड केशव एंड विशाल. वेरी गुड. इस बार के तो विनर हो गए दोनों. चलो नेक्स्ट पैसेज ओपन करूं. नेक्स्ट पैसेज ओपन करूं. रेडी हो? देखो ये ना लास्ट पैसेज है, तो मैं चाहती हूं कि सबके पूरे नंबर आए, है ना. डोंट डिसअपॉइंट. ओके. सो हियर वी गो. अगेन यहां तक तुम्हारा इंस्ट्रक्शंस है. उसके नीचे
Done? क्या बात है। बेटा परपिचुएटेड का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यूड है, ठीक है। और अनडेटर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज जिसको आप कंटिन्यू रख रहे हो बट वहां पर आपको कोई स्कोप, कोई सक्सेस नजर नहीं आ रही। मैम अकम्पेन मतलब क्या होता है एक बार? अकम्पनीड मतलब साथ में, लाइक दिस थिंग इज अकम्पनीड बाय दैट, है ना। तो Okay, ma'am. साथ में का सेंस है। इसका मतलब होता है to cause something for a longer time, for a longer time, to continue यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। और undeterred का मतलब होता है continuing to do something without success। अगर एग्जाम में इसका मतलब नहीं पता होता तो आप लोग छोड़ देते इस क्वेश्चन को या अटेम्प्ट करके आते। आहा, तो मुझे नहीं बताना चाहिए था, मुझे आपका अटेम्प्ट देखना था। I shouldn't have told you the answer। अभी से मैं किसी भी वर्ड का आंसर नहीं बताऊंगी, आई टेल इट एन एंड, है ना। क्योंकि अटेम्प्ट तो देखना है ना कि हाउ यू गाइज आर थिंकिंग टू अटेम्प्ट द पेपर। क्या? ओके
डन। ये पैसेज बहुत नेगेटिव मीनिंग इम्प्लाई कर रहा है। Okay, so language, they say, is the dash through which human beings perceive the world. A? नहीं बेटा. Language, they say, is the lens through which human being perceive the world. Language एक तरीका है जिससे human being वर्ल्ड को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है. सो लैंग्वेज इज बिहेविंग एज अ लेंस. तो यहाँ पे सोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज यहाँ पर फर्दर भी लेंस की ही बात करी जा रही है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर 1. रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ. 4 क्यों नहीं बता रहे हो? 4 नहीं अटेम्प्ट किया. So 1 is A. ठीक है. Number 2. If so, English is perhaps the most dash lens through which to see animals. English is perhaps the most dash lens through which to see animals. डिस्टॉर्टिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज को बदल कर, है ना, आप किसी चीज को, डिस्टॉर्टिंग का मतलब पता है आप लोगों को? हाँ गगनदीप बोलो. मैम डिस्टॉर्ट होना कोई चीज, मतलब अगर कोई एकदम प्रॉपर वे में आ रही है तो वो उबड़ खाबड़ तरीके से आएगी. हाँ, लेकिन कोई भी चीज जो चेंज हो रही है और आपके सामने गलत तरीके से फॉल्सली अपीयर हो रही है, उसको हम डिस्टॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है. सो इफ सो इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट डिस्टॉर्टिंग लेंस थ्रू व्हिच टू सी एनिमल्स. ठीक है, डिस्टॉर्टिंग इज द राइट आंसर. नाउ it has dash a cross-eyed view of birds, beast, fish and fowl. क्या मार्क किया आप लोगों ने? खत्म हो जाना. C. Perpetuated is absolutely correct, to cause something for a longer period of time. So it has perpetuated a cross-eyed view of birds, beast, fish and fowl. Very good. The very word animal can उसके प्राइमरी मीनिंग में कुछ एड ऑन करना इज कनोट, है ना. और यहाँ पर यही हो रहा है कि जो यहाँ पे क्रॉस आइड व्यू ऑफ बता रहे हैं, तो उसके बाद जो एनिमल क्या डिनोट कर रहा है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A. So the very word animal can connote the brutish and the sensual. Animal dash imply baseness and vulgarity. Baseness का मतलब होता है lack of moral principles. C. बाकी विशाल का भी आंसर C है. So it should be stinks. Stinks is absolutely right. Instinct तो हम सब समझते हैं ना, जो हम फील करते हैं, जो चीज होने वाला हो या हमने पहले से बोलते हैं ना, एक नेचुरल फोर्स होता है जो आपको अंदर से फील हो जाता है किसी चीज को, है ना. कोई बात नहीं. मीनिंग्स में प्रॉब्लम आई. ओके. गगनदीप के 5 मार्क्स. विशाल 5, केशव 5, विशाल 5, अंजलि 5. ओके. दीपाली, दिव्या, aren't they present in class? फोर. कोई बात नहीं. दिव्या कितने नंबर आए? कोई बात नहीं. अदिति चारू, इट्स ओके, इट हैपेंस, समटाइम्स इट हैपेंस.
ओहो, कोई बात नहीं। ये वाला जो पैसेज है ना, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, ये बहुत बेकार सा पैसेज था। तुम लोग के एग्जाम में इजी पैसेज आएगा। और पैसेज सॉल्व करवाती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, 3-4। ठीक है, या रहने दे, आगे बढ़े कुछ। बोलो, व्हाट डू यू थिंक? हेलो मैम, हमारा एरर करेक्शन वाला सारा पूरा हो गया जितना भी था? नहीं, मतलब नाउन प्रोनाउन पता नहीं, उसमें एडजेक्टिव प्रीपोजिशंस वगैरह भी है ना? और अभी बहुत कुछ बचा हुआ है बेटा। अभी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब तुम लोगों का करा दिया है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, आर्टिकल्स है। हाँ मैम, ये सब कराओ मैम, थ्योरी खत्म करो पहले, प्रैक्टिस तो करेंगे ही थ्योरी हम बाद में। बीच बीच में प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे ना तो थ्योरी माइंड में रिटेन नहीं रहेगी। मैंने प्रोनाउन के बाद इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम लोगों का मेजर मेजर चैप्टर हो गया है। एसवीए हो गया, टेंस हो गया, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, है ना। मेजर मेजर चैप्टर तुम लोगों का हो गया था, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो मैंने कहा मैं इधर प्रैक्टिस करवाते रहूंगी, तुम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, उसके बाद फिर थ्योरी पे स्विच करेंगे। क्योंकि एकदम से थ्योरी थ्योरी करते रहेंगे ना तो इंग्लिश बहुत वैसे सा हो जाता है, इतने सारे रूल्स हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रहेंगे, ऐसे होने लग जाता है। इसीलिए बीच में ब्रेक जरूरी है। 2 वीक का ब्रेक दिया है मैंने। एसएससी की आरसी करवा दूं नेक्स्ट क्लास में? पीपीटी नहीं है अभी, करवाऊंगी कैसे? डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ओनली रूल्स 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 तो हो ही जाएगा ना वैसा। ओके गाइस, वेट। ना ना, एक मिनट में बस वही कर रही हूँ, पीपीटी अपलोड। केशव, एक बात बताना, तुम्हारी क्लास में जब हम लोग ये वाला कर रहे थे, ये वाला सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, तो कितने नंबर तक हो गया था सॉल्व? हम लोग कितने क्वेश्चंस तक सॉल्व कर चुके थे?
एग्जैक्टली नहीं ध्यान, बट आई गेस 10 तक तो हमने कर ही लिया था, तो हम लोग ना 16 से स्टार्ट करेंगे। मैम उसका बी था क्या जो था अभी हाँ, सामने? यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं। सबको पता है कि इसमें शुरू से करेंगे बेटा, वो आगे वाले क्वेश्चंस भी ना थोड़े ग्रामेटिकल बेस्ड है, तो एक बार वो ग्रामर का पार्ट खत्म हो जाए ना, फिर वो वाला पार्ट भी मैं करवा दूंगी, तुम चिंता मत करो, पूरा कराऊंगी मैं, है ना। और यहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, और ये जो है ये पूरा का पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाले गए हैं, ठीक है, और लिटरली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते हैं। द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। बहुत से बच्चों का ए आंसर आ चुका है, किसी का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो शेयर कर सकता है। एंग्री विथ, सब कोई एंग्री विथ के साथ जाना चाहता है? हाँ, एंग्री विथ इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, एंग्री वर्ड के साथ दो प्रपोजिशन आता है, एक आपका विथ आता है और एक आपका एट आता है। एंग्री के साथ आप विथ यूज करते हो जब कोई पर्सन मेंशन्ड होता है, और एंग्री के साथ आप एट यूज करते हो जब कोई थिंग मेंशन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंग्री विथ हिज स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे पर्सन है तो विथ आएगा। अगर आप बोलते ना कि एंग्री एट हिज बिहेवियर, तो बिहेवियर थिंग है तो वहां पर एट आता, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम एंग्री के साथ प्रपोजिशन पुट करते हैं। हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, ही बैक्ड आउट ऑफ द अग्रीमेंट। ही बैक्ड आउट ऑफ द अग्रीमेंट। सी सी मैम सी हाँ चारों। मैम एक बार ये सॉल्व कैसे करना है एक बार बताओ ना। बेटा इसमें क्या करना है कि ये जो वर्ड बोल्ड में लिखा हुआ है ना, यस जो मैम। वर्ड यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है, इसको इन ऑप्शन से रिप्लेस करना है, ठीक है। आपको देखना है कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन को अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली दोनों तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है। सी 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 सी, सबका सी आंसर आ गया है। Reconsidered the point? No. Backed out का मतलब होता है किसी चीज से पीछे हट जाना, तो withdrew his support from. He withdrew मैम his फ्रॉम और support. ऑफ इकट्ठे, फ्रॉम और ऑफ इकट्ठे कैसे जमेंगे? मतलब ही विथड्रॉ हिज सपोर्ट फ्रॉम बेटा ऑफ द एग्रीमेंट, इसको ऐसे करो ना, तो मैम वो उसकी वजह से। इसको ऐसे करो ना, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एसएससी में बैक्ड आउट ही करके मिलेगा। आपको वहां पे बताना है कि उसकी जगह पे कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट आएगा, तो उसकी जगह पे रिकंसिडर द पॉइंट थोड़ी आएगा, रिकंसिडर द पॉइंट ऑफ द एग्रीमेंट। नो, वो बस मैम ऑफ उसने की अपना वजह से किया सपोर्ट था, पीछे हट वरना गया। तो मैं भी वही करता। हाईलाइटेड होना चाहिए था ऑफ को भी। दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, थोड़ा सा लॉजिक लगा। बेटा नो करेक्शन रिक्वायर्ड होता तो, नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसमें होगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे बैक्ड आउट की मीनिंग पूछी गई है थ्रू ऑप्शंस। लॉजिक समझो ना क्वेश्चन का, उन्होंने पूछा क्या है। बैकआउट बिल्कुल सही है, इस स्टेटमेंट में बैकआउट गलत थोड़ी है। बैकआउट तुम्हारा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है विथड्रू हिज सपोर्ट फ्रॉम, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ सेंटेंस जिसमें आपसे बैक्ड आउट की मीनिंग पूछी गई है ना, तो you'll have to go with it. Man is the only animal who can talk. Tricky question by SSC CGL.
यही गलती तुमने फर्स्ट क्लास में भी करी थी, मुझे याद आ गया। बताओ गगनदीप, विशाल। ए, मैम नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर। बेटा यहाँ पर क्या होता है ना कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हु और हुम जो होता है वो पर्सन के साथ आता है, और दैट जो होता है वो एनिमल, नॉन लिविंग थिंग, इन लोगों के साथ आता है, पर्सन के साथ भी आता है। विच जो होता है वो एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के साथ आता है। और यहाँ पर हम डेफिनेटली उसके किसके साथ लगा रहे हैं, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हम वहां पे लगा रहे हैं। तो बहुत से बच्चों को ये लग जाता है कि एनिमल के साथ हम विच या दैट को पुट करें, बट बेटा यहाँ पर एनिमल के लिए हम बात कर रहे हैं टॉक, है ना। तो एनिमल यहाँ पे हो गया पर्सोनिफाई, है ना। और पर्सोनिफिकेशन में जब यहाँ पर मैन ही आ गया तो मैन के साथ हम पर्सन के साथ हम हमेशा हु यूज करते हैं, और उस रेस्पेक्ट में हमारा करेक्ट आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। Next question. Come on, this one is very easy. He did not know the answer. Neither did I. Neither did I. सबका ए ही आ रहा है. A is absolutely correct. A is absolutely correct. किसी को कोई डाउट तो नहीं है उसमें? क्वेश्चन नंबर 18 में, Neither did I में. I hope नहीं होगा. When the owner offered tea, the peon denied it. The peon disobeyed it. Very good. क्योंकि यहाँ पर ओनर और प्यून की बात करी जा रही है, और जब भी आप उस सेंस में बात करते हो ना, तो या तो आप उनके ऑर्डर्स को ओबे करते हो या तो आप उनके ऑर्डर्स को डिसओबे करते हो, है ना। तो उस सेंस में यहाँ पर राइट वर्ड विल बी डिसओबेड। देख रहे हो जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया हुआ एग्जामिनेशन में, बहुत ज्यादा वोकैबुलरी बेस्ड नहीं है, तो उस पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि किस रेस्पेक्ट में कौन से वर्ड्स फिट आते हैं। डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सस्पेक्ट का मतलब होता है डाउट, और यहाँ पे डाउट की कोई मीनिंग नहीं आ रही है, तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। आई डोंट थिंक सो। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। अब यहां से कोई आंसर नहीं बताएगा, आप लोग अपने नोटबुक में कहीं पर लिख लीजिए आंसर, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। जैसे हम लोग क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे थे ना, सिमिलर मैनर वी विल सॉल्व दिस आल्सो। 5 questions at least. Let me see the score. 21 to 25. Come on, fast. None? Great. Please report to me when you turn back from Delhi. सिर्फ केशव का हुआ, बाकी बच्चे कहाँ हैं? हुआ नहीं बाकियों का? Next. Ravi has been demanding a lot more marks. This is the question of question tags. हमने अभी किया नहीं है. But I guess this one is easy to do. नहीं? और बैंक वाले बच्चे परेशान मत होना, बैंकिंग में क्वेश्चन टैग आता नहीं है. That is only the part of SSC syllabus. Done? ये भी नहीं किया तो क्या किया जिंदगी में।
केशव ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि तुमने प्रपोजिशन पढ़ रखा है, एंड दिव्या एज वेल। डन? से हुआ नहीं हुआ? कम ऑन। डन? ग्रेट। डन। आंसर्स बताओ। रेडी? ओके। So answer for question number 21. Please report to me when you are turned back from Delhi. क्या चूज किया आप लोगों ने? ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी is absolutely correct answer. When you return from Delhi. Very good. Now, Ravi has been demanding a lot more marks. हे भगवान, ऐसे ये बता देता है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसका करेक्ट आंसर ए है, hasn't he? क्योंकि जो यहाँ पे वर्ब होता है ना, उसी वर्ब से आपका क्वेश्चन टैग बनता है, तो इट विल बी hasn't he. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, ये तो अगर किसी ने गलत किया तो उसका जीना व्यर्थ है। बेनिफिशिएंट। गगनदीप, आपने बी मार्क किया है क्वेश्चन नंबर 23 का? कम ऑन, आपको सजा दी जाती है, आपको 5 बार उठक बैठक करना है। It should be beneficial to good health। यार बेनिफिशिएंट कैसे हो सकता है? कम ऑन। बैलेंस था ना, तो मैंने लास्ट के चक्कर में। Anyways, beneficial is the right answer for question number 23, and beneficent कुछ नहीं। Bounteous का मतलब होता है something which is generously given, और benevolent का मतलब होता है someone who is kind or generous. It is a kind of an adjective, person के लिए use किया जाता है, kind or generous person के लिए। ठीक है, right answer will be option number A, that will be beneficial। ठीक है, he parked his vehicle। ये ट्रिकी क्वेश्चन था। एक मिनट। केशव, अदिति बी, चारू सी, गगनदीप ए, मैं कतई। बेटा, ऑन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑन? ऊपर। पेड़ के छांव के ऊपर। छाव के नीचे भी कैसे घुसेगा फिर वो? और छाव के अंदर भी, छाव के अंदर घुसेगा जी। छाव तो पेड़ जहां पर है, अगर मान लो ये तुम्हारा पेड़ है तो ये तुम्हारा शेड होगा, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी। बेटा कैसे लॉजिक लगाते हैं? डाली के ऊपर जाके गाड़ी खड़ी हो जाएगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बेटा एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम क्या है ना,
हम हमेशा से जानते हैं अंडर द ट्री, अंडर अ ट्री, है ना। लेकिन इसमें बस वो लोग एक कंफ्यूजिंग वर्ड लगा देते हैं, दैट इज शेड। और बच्चे कभी भी हम शेड और शैडो के ऊपर या नीचे नहीं जा सकते, इसीलिए अंडर, बीनीथ और ऑन नहीं होता। हम किसी भी शेड या शैडो के अंदर रहते हैं, अंदर, मैम है ना, हिंदी वाला अंदर। हाँ बीनीथ मतलब भी तो यही होता है ना, नीचे। मतलब बीनीथ का मतलब नीचे होता है, लेकिन आप शैडो के नीचे कैसे जा सकते हो बच्चे, आप शैडो के अंदर रहोगे ना। अब जितना भी नीचे जाओगे शैडो उतना नीचे चलता चला जाएगा, शैडो के नीचे जाना इट्स नॉट पॉसिबल। इसी वजह से आप शैडो के अंदर होते हो। मैं हिंदी वाला अंदर कह रही हूं, अंडर नहीं कह रही, अंदर, इनसाइड। उसके रेस्पेक्ट में हमेशा, ये तो ना हमेशा गांठ बांध लो, कभी भी किसी भी एग्जाम में शेड या शैडो आ जाता है ना बच्चे, तो उसके साथ हमेशा इन प्रपोजिशन आता है। यू ऑलवेज बी इन और इनसाइड द शेड और शैडो ऑफ एनीथिंग। तो इन के साथ आप हमेशा जाओगे। गॉट इट? या ग्लैड केशव और अदिति का आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट वन, इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू। कम ऑन, सबका आंसर करेक्ट ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ डेफिनेटली, इन केस और इफ साथ में नहीं आएगा बिकॉज दोनों का मीनिंग सेम है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। सो व्हाट इज द स्कोर नाउ? कितने नंबर आए? 3, 4? कोई बात नहीं गगनदीप, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव डन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ना, तो हम लोग कर लेंगे। ओके 5 केशव का, चारू का 3, चारों के 3 में से 5 आए। नहीं उसने उल्टा लिखा है, 5 में से 3 आया। आई अंडरस्टूड। विशाल कितने नंबर आए? 4। फाइव, क्या बात है, वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। अलग ही चलो है, क्या बात है।